गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारे पनोरमा का चैप्टर नंबर 7 डेड मैन्स पाथ कंप्लीट कर लिया था और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8th चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। तो ये जो चैप्टर है ये क्रिसमस ईव से रिलेटेड है और एक छोटा सा सीन कह लो या फिर एक छोटा सा टाइम पीरियड बोल दो। ये जो स्टोरी है वो बहुत छोटी सी है लेकिन ये बहुत अच्छी है और इसमें जो बताया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये जो स्टोरी है ये एक पुअर यंग कपल के बारे में है। तो क्रिसमस पे ये बाहर एक कह सकते हैं ये ट्रेडिशन है या फिर कस्टम है कि क्रिसमस के दिन क्या है कि सब आपस में घर वाले जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो ये उसी दिन की स्टोरी है कि वो जो कपल है वो एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए क्या करता है। और ये स्टोरी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब जब आप लास्ट में एंडिंग में पहुंचोगे ना तब आपको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और इनफैक्ट थोड़ा सा फ़नी सा एंडिंग है इसकी। तो हम स्टार्ट करते हैं और इसका राइटर हैं ओ हेनरी। तो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द राइटर। विलियम सिडनी पॉर्टर 1862-1910 ये इनका DOB है। रोड अंडर द पेन नेम ओ हेनरी। तो विलियम सिडनी पॉर्टर जो हैं वो इसके रियल राइटर हैं और उनका जो निकनेम है उन्होंने खुद ने ही अपना ये लिटरली नेम या फिर से पेन नेम कह सकते हैं, ओ हेनरी इन्होंने खुद ने ही दिया है खुद को। ही इज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो USA के ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, फेमस हैं और बहुत ही जाने माने स्ट्रीट राइटर भी हैं ये। He has written 600 stories. इन्होंने 600 स्टोरीज लिखी है, noted for their blending of humor and pathos. O. Henry's stories are remarkable for the ingenious twist of a surprise ending. उनकी स्टोरीज़ ह्यूमर और पैथोस से रिलेटेड होती हैं, मतलब कॉमेडी भी होती हैं और कुछ काइंडनेस भी होती हैं, इमोशन से भरी भी होती है, सेंसिटिव होती हैं बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ के जो टॉपिक्स होते हैं। और जो ओ हेनरीज़ की जो स्टोरीज़ हैं वो इस चीज़ के लिए फेमस हैं कि उनकी जो एंडिंग होती है लास्ट में, जो एकदम से टर्निंग पॉइंट देते हैं ये अपनी स्टोरी का एंडिंग में, वो बिल्कुल सरप्राइजिंग एंडिंग होती है इनकी सारी स्टोरीज़ की। He is regarded as one of the grandmasters of modern short stories और इन्हें ग्रैंड मास्टर कहा जाता है शॉर्ट स्टोरीज़ का, मॉडर्न आज की जो मॉडर्न स्टोरीज़ हैं शॉर्ट स्टोरीज़ का। ठीक है, तो ये है ओ हेनरी के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। $1.87 दैट वॉज ऑल। ये करेंसी है $1.87 and 60 cents of it was in pennies। इसमें ये बताया गया है कि एक कैरेक्टर है इसके अंदर, जो यंग कपल है उसके अंदर जो लेडीज़ है उसके पास $1.87 जैसे अपने 1 रुपी और पैसे चल रहे थे पहले, अब तो पैसे बंद हो गए हैं, लेकिन अपने जैसे 2 करेंसी होती है ना वैसे ही इनके यहाँ पे डॉलर के नीचे सेंट्स आते हैं। तो $1.87 से उसके पास सिर्फ यही थे, दैट वाज ऑल। और उसमें से भी 87 सेंट्स में से भी 60 सेंट्स जो थे वो पेनीज़ थे, पेनीज़ के अंदर थे। पेनीज सेव्ड 1 or 2 at a time by bulldozing the grocer, the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied। और ये पेनीज का अमाउंट भी कैसे बचाया था, कभी भी जैसे ग्रोशियर के मतलब कि किसी भी परचूने वाले के जाके या वेजिटेबल वाले के जाके या बचर के जाके, जो सब्ज़ी बेचने वाला है उसके पास जाकर और उसको देते हैं से एक बार में ही एक बचा लिया या 2 बचा लिए, तो ऐसे ऐसे कर 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 ये पेनीज़ भी
ऐसे ही बचाए गए थे until one sticks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied। और कभी कभार तो क्या है कि एक एक या दो दो रुपये बचाने के चक्कर में कभी कभार क्या उसके गाल भी, चीक्स भी क्या हो जाते थे, लाल हो जाते थे। पार्सिमनी मनी है यानी कंजूसी से बचाने में उसके उस शर्म के मारे गाल लाल भी हो जाया करते थे। तो ऐसे कर कर ये अमाउंट बचाया उन्होंने। और तरह तरह के जो दुकानदार थे उनसे, और जो बचर्स थे, कसाई जिसे कहते हैं अपन, उनसे ये बचाए गए थे। 3 times डेला काउंटेड इट, 3 बार डेला ने इन्हें काउंट किया। डेला कौन है? ये जो कपल की बात हम कर रहे थे उसके अंदर जो लेडी है वो उसका नाम डेला है, ठीक है। तो यहाँ पे लेडी की बात हुई है कि वो अपने क्रिसमस के लिए पैसे कैसे बचा रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद बार बार 3 times डेला काउंटेड इट, उन्होंने 3 बार उस पैसे को बार बार गिना। $1.87, फिर भी वही रहा $1.87। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और नेक्स्ट डे क्रिसमस था। मीन्स जैसा कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि बाहर क्रिसमस के दिन आपस में परिवार वाले क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। साल में ये क्रिसमस बहुत इम्पोर्टेंट होता है इन लोगों के लिए, क्योंकि अपने जैसे ईसा मसीह जो होते हैं ना, उनके लिए ये जो गिफ्ट ये जो देते हैं, लेन देन करते हैं, ये उन्हीं के याद में किया जाता है। ये उनका बर्थडे मनाया जाता है, या किसी भी तरह से इस तरह के जो लोग होते हैं, इस बिरादरी के जो लोग होते हैं, वो इस ईसा मसीह के ही ईव को मानकर क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। देयर वॉज क्लियरली नथिंग लेफ्ट टू डू बट फ्लॉप डाउन ऑन द शैबी लिटिल कफ एंड हॉल। और डेला के लिए उस छोटे से गंदे बिस्तर पर मतलब गिरकर, पड़कर, चीखकर या रोते रहने के अलावा कुछ बाकी नहीं बचा हुआ था, क्योंकि उसके पास इतने से ही पैसे थे और उसके इतने से में तो कोई चीज़ आती नहीं थी, तो उसको ज़्यादा पैसे चाहिए थे। अब वो कहाँ से लाया? अगले दिन तो क्रिसमस था। तो क्या हुआ? सो डेला डिड इट, और उसने ऐसा ही किया। शाम के टाइम फिर वो ऐसे ही उसने किया, वो बिस्तर पर लेट गई और रोती रही कि मैं क्या करूँ, यही सोचती रही। विच instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles and smiles, with sniffles predominating। डेला जिस तरीके से रो रही है या अफसोस कर रही है इस चीज़ का, उसे देखकर हमें एक मॉरल रिफ्लेक्शन पता चलता है लाइफ का, कि लाइफ जो है वो किस चीज़ से बनी है? सॉब से बनी है। मतलब कि उसमें आंसू हैं, स्निफल्स हैं, खामोशियाँ भी हैं, और जैसे कफ नहीं हो जाता जब अपनी नाक बंद हो जाती है, जुकाम लग जाता है, जिस वजह से जैसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही हो, इस तरह की होती है ज़िंदगी। और मुस्कुराहट यानी स्माइल्स पर बनती है, विद स्निफल्स प्रीडोमिनेटिंग। और इन सभी में से सबसे ज़्यादा जो प्रीडोमिनेट होता है, मीन्स हावी जो होता है इंसान के ऊपर, वो क्या होता है? स्निफल्स। मतलब कि ये जो अपनी सांस, जैसे दम घुटना, स्निफल्स यानी दम घुटने। जैसे जुकाम के टाइम नहीं होता है, अपनी नाक बंद हो जाती है और अपन सांस नहीं ले पाते हैं, तो ये जो होता है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेटिंग होता है। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home। यहाँ राइटर बोलते हैं कि जब तक while the mistress of the home, जो घर की मालकिन है, मीन्स यहाँ पे जो डेला है, वो खुद को फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे ले जाती है, मतलब शांत करती है, धीरे धीरे खुद को शांत कर रही होती है। टेक अ लुक एट अ होम, तब तक हम घर की तरफ एक लुक ले लेते हैं, एक निगाह डाल लेते हैं, अपनी नज़र फेर लेते हैं। और यहाँ पे वो अब डिस्क्रिप्शन करेंगे उनके घर का, कि उनका घर कैसा है। ये तो उनकी कंडीशन बताई है जो शॉर्ट में, और अब इनके घर के बारे में बताया जाएगा। अ फर्निश्ड फ्लैट एट $8 पर वीक। उनका जो फ्लैट है वो फर्निश्ड फ्लैट है, उसकी रेट क्या है? $8
पर वीक, हफ्तों के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में मंथली बहुत कम होता है, मोस्टली जो भी पेमेंट्स होते हैं वो वीकली होते हैं। तो यहाँ पर भी ये बताया है कि उनका जो फ्लैट है, फर्निश्ड फ्लैट है, उसकी रेट है $8 पर वीक। It did not exactly beggar description, but it certainly had that word on the lookout for the Medicancy Squad. ये पूरी तरह से beggar description नहीं है, but it is certainly had, लेकिन उनके घर में जो था बाहर की तरफ lookout, the word on the outlook for the Medicancy Squad. तो जो रोडों पे जो अफसर होते थे, जो भिखारियों को भगाते थे सड़कों पे या गलियों में से, तो उनके लिए कुछ शब्द लिखे हुए थे, वर्ड्स लिखे हुए थे बाहर की तरफ, उनके घर के बाहर की तरफ। ठीक है। इन द वेस्टिब्यूल बिलो वॉज अ लेटर बॉक्स इनटू विच नो लेटर वुड गो एंड एन इलेक्ट्रिक बटन फ्रॉम विच नो मॉर्टल फिंगर कुड कॉक्स अ रिंग। और उसी के वेस्टिब्यूल में मीन्स एंट्रेंस हॉल के अंदर एक लेटर बॉक्स था, जिसके अंदर शायद ही कोई लेटर आया हुआ हो, मतलब आज तक कोई लेटर ही नहीं आया। वहाँ पे एक लेटर बॉक्स लगा हुआ था और एक इलेक्ट्रिक बटन था उसके बगल में, जिसे कोई बचा ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो ख़राब हो रखी थी। वो कितनी कोशिश कर ले आने वाला रिंग बजाने के लिए, लेकिन वो बजा ही नहीं सकता था, क्योंकि वो बज ही नहीं सकती थी। ऑल्सो appertaining thereunto was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young. और उस बैल के पास में, उस बैल बटन के पास में एक बोर्ड लगा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। The Dillingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its processor was being paid $30 per week. तो इस नेम के अंदर जो डिलिंगम था वो तो प्रॉस्पेरिटी के फॉर्मर पीरियड में ही हवा में उड़ गया था या घुल मिल गया था। when its प्रोसेसर, जब उसके मालिक को $30 पर वीक मिला करता था। सैलरी में यहाँ पे बताया गया है $30 पर वीक मिला करता था तब। नाउ व्हेन द इनकम वॉज श्रंक टू $20, और अब जो इनकम है वो श्रंक होकर सिकुड़कर कितनी हो गई है? $20 हो गई है। द लेटर्स ऑफ डिलिंगम लुक्ड ब्लर्ड, और डिलिंगम जो उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है लेटर, वो बिल्कुल ही ब्लर्ड हो गया है, धुंधला हो गया है, जैसे कि मानो कि एज थो दे वर थिंकिंग सीरियसली ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू अ मॉडेस्ट एंड अनअज्यूमिंग डी। जैसे वो सिकुड़ कर, मतलब और ज़्यादा ये उसने डिसाइड कर लिया है कि वो सिकुड़ कर डी पर ही रह जाना चाहता है, बाकी का इनकम तो बिल्कुल ही गायब कर देना चाहता है, इतना ब्लर्ड हो चुका था। बट वेन एवर मिस्टर जेम्स डिलंगम यंग केम होम, जब भी वो आते थे, जेम्स डिलंगम यंग जब भी घर आते थे, एंड रीच्ड हिज फ्लैट अबव ही वॉज कॉल्ड जेम, और वो अपने फ्लैट में, मीन्स यहाँ पे बताया कि अपने फ्लैट में ही उनको वो जेम्स डिलिंगम यंग नहीं कहलाते थे, वो अपने खुद के फ्लैट के अंदर क्या कहलाते थे? जिम कहा जाता था उनको। एंड ग्रेटली हग्ड बाय मिसेस जेम्स डिलिंगम यंग, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू यू एज डेला। और जो मिसेस जेम्स डिलिंगम यंग हैं, जिनके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, जो डेला नाम से हैं, तो विच इज़ ऑल वेरी गुड। तो ये उनके बारे में बताया कि जब वे आते थे वो उनका वेलकम करती थी। तो वहाँ पे वो जो डेला हैं वो उन्हें किस नाम से पुकारती थी? जिम के नाम से पुकारती थी जेम्स को। ठीक है, आगे देखिए। डेला फिनिश्ड हर क्राई एंड अटेंडेड टू हर चीक्स विद अ पाउडर रैग। डेला जो रो रही थी, उनकी आवाज़ सुनकर कि जेम्स आ रहे हैं या जिम आ रहे हैं, तो उन्होंने रोना बंद किया डेला ने, और फिर बाद में अपने चिक्स पे, अपने गालों के ऊपर एक सस्ता सा पाउडर रैग जो होता है मेकअप के लिए, वो लगा लिया।
शी स्टूड बाय द विंडो, और विंडो के वहाँ पे पास में जाके खड़ी हो गई, एंड लुकड आउट, और बाहर की तरफ देखी, ड्यूली एट अ ग्रे कैट वॉकिंग अ ग्रे फेंस इन अ ग्रे बैकयार्ड। और बाहर किसको देख रही थी? वो एक ग्रे कैट को देख रही थी जो कि ग्रे फेंस के अंदर, जो बाड़ा जिसे कहते हैं फेंस, तो ग्रे कलर का मतलब सूखा जो बाड़ा था ग्रे बैकयार्ड के अंदर, वहाँ पे घूम रही थी। उस कैट को वो बहुत ही डली मतलब उदास होकर देख रही थी खिड़की के पास आके। टुमारो वुड बी क्रिसमस डे एंड शी हैड ओनली $1.87 विद विच टू बाय जिम आ प्रेजेंट। और क्या सोच रही थी डेला कि कल तो क्रिसमस डे है और उसके पास सिर्फ $1.87 है, जिससे उसे जिम के लिए एक प्रेजेंट भी खरीदना है। और ये आखिरी दिन है क्योंकि कल तो क्रिसमस डे है ही, मॉर्निंग में तो गिफ्ट देना है ही, और आज की जो रात है वो भी शाम निकलती जा रही है। She had been saving every penny she could for months with this result। और इसी तरीके से ही कभी 1 बजा के कभी 2 बजा के वो कई समय से क्रिसमस डे के ही लिए कि जिम के लिए प्रेजेंट, एक अच्छा सा प्रेजेंट खरीदने के लिए ही वो बहुत टाइम से पेनीज क्या सेव कर रही थी। $20 अ वीक डजंट गो फार, और पर वीक $20 ज़्यादा नहीं थे उनके लिए। एक्सपेंसिव हैड बिन ग्रेटर दैन शी हैड कैलकुलेटेड, बल्कि जितना उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा महंगे थे, खर्चे उनसे ज़्यादा थे। एक्सपेंसेस जो थे वो ज़्यादा हो गए थे वीक से। दे ऑलवेज आर, जो कि हमेशा रहते हैं। ओनली $1.87 टू बाय अ प्रेजेंट फॉर जिम, सिर्फ $1.87 के अंदर ही उसे जिम के लिए प्रेजेंट भी खरीदना है हर जिम। मैनी अ हैप्पी आवर शी हैड स्पेंड प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम, उसने बहुत से घंटे यही सोच के कि भी प्लानिंग करते करते बिता दिए कि कुछ अच्छा सा जिम के लिए खरीदूं। समथिंग फाइन एंड रेयर एंड स्टर्लिंग, समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू बिंग वर्दी ऑफ द ओनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम। और वो कैसा प्रेजेंट खरीदना चाहती थी जिम के लिए? समथिंग फाइन, मतलब जो सुंदर भी हो, रेयर भी हो, और स्टर्लिंग भी हो, तो साधारण सा हो, ज़्यादा ओवर मतलब ओवर लुकिंग ना हो उसकी। समथिंग जस्ट लाइक लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी, और कोई ऐसी छोटी सी चीज़ जो जिम के पास उसके पास ही रहे हमेशा के लिए, और जिसको देखकर ओनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम, उससे उसकी ऑनर यानी उसकी रिस्पेक्ट भी हो और उसके आसपास ही रहे वो चीज़। ऐसी चीज़ वो जिम के लिए क्रिसमस ईव पे ख़रीदना चाह रही थी। देयर वॉज अ पायर ग्लास बिटवीन द विंडोज़ ऑफ द रूम, उस रूम की, उनका जो रूम था उसकी जो विंडोज़ थी उनके बीच में एक पायर ग्लास था, मीन्स बाहर की साइड से निकला हुआ लगाया हुआ एक छोटा सा ग्लास था। Perhaps you have seen a pair glass in a $8 फ्लैट। यह राइटर बोलते हैं कि शायद ही तुमने $8 फ्लैट के अंदर ऐसा कोई पायर ग्लास लगा हुआ देखा होगा। A very thin and very agile person may, by absorbing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks। और वो पायर ग्लास कैसा था? वेरी थिन वेरी एगिल पर्सन में भी, मतलब कोई कितना भी फुर्तीला जिसे कहते हैं एगिल, कोई भी पर्सन हो या लंबा हो, लंबे आकार का हो, हाइट का हो, तो वो भी उसमें बहुत ठीक ठाक तरीके से ही अपनी छाया को भी ढंग से देख, मतलब इतनी बुरी हालत थी उस पायर ग्लास की कि उसमें वो उस खुद को भी ढंग से नहीं देख सकते थे। बस अपनी निगाहें हाँ ठीक ठाक सोच सकते थे कि हाँ, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते थे अपनी शक्ल का या अपनी लुकिंग का।
Della, being slender, had mastered the art. डेला जो कि स्लेंडर थी, स्लेंडर यानी लंबा और पतला, तो लंबी और पतली थी डेला, हैड मास्टर द आर्ट, तो वो इस पायर ग्लास के अंदर खुद को अच्छे से मतलब मास्टर हो गई थी कि इस कांच में वो अपनी लुकिंग को कैसे संवार सकती हैं और उसमें उसी से ही उनको खुद को संवारती थी, वरना कोई दूसरा पर्सन हो तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाए उस कांच को, उस पायर ग्लास को. Suddenly the welled from the window and they stood before the glass. तो बाहर देखने के बाद खिड़की पे जाके खड़ी हुई थी जहाँ पे वो कैट देख रही थी बाहर की तरफ, तो वहाँ पे खिड़की की तरफ से वो अंदर की तरफ मुड़ी और मुड़कर किस तरफ देखी, वो उस ग्लास की तरफ देखने सामने जाकर वहाँ पे खड़ी हो गई बिफोर द ग्लास. हर आइज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली, उसकी जो आंखें थी बहुत तेज़ी से चमक रही थी, बट हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था. विदिन 20 सेकेंड्स जो ग्लास के सामने खड़ी रही तो उसके अंदर उसका चेहरा तो दिख रहा था, आंखें भी शाइन कर रही थी, लेकिन चेहरे का रंग उड़ा हुआ था 20 सेकेंड्स के लिए. रैपिडली शी पुल्ड डाउन हर हेयर एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ, और फिर उसने क्या किया कि जल्दी से फिर उसने अपने बाल नीचे की तरफ खींच लिए, उसने बांध रखे थे जो नीचे की तरफ खींचे और उसको अपनी पूरी लंबाई, उसके जो बहुत लंबे बाल थे घुटनों के नीचे तक के समथिंग, तो वहाँ तक उसने बिल्कुल ही खोल दिए, तो वो कहाँ पे चले गए, घुटनों के नीचे तक चले गए फुल लेंथ में. Now there were two possessions of the James Dillingham Youngs in which they both took a mighty pride. अब जेम्स डिलिंगम यंग्स के पास दो ऐसी चीज़ें थीं जिनका वो बहुत ज़्यादा प्राइड करते थे, अभिमान करते थे, या बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अहंकार था या फिर घमंड था उस चीज़ का कि ऐसी दो चीज़ें उनके पास, ऐसी प्रीशियस दो चीज़ें थीं. वन वॉज, और उनमें से एक क्या थी, वन वॉज जेम्स गोल्ड वॉच दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स, द अदर वॉज डेलाज हेयर. और वो दो चीज़ें कौन सी थी, पहली थी जिम की गोल्ड वॉच जो कि उसके फादर से मिली थी उसे, और उसके फादर को किससे मिली थी, उनके ग्रैंडफादर से मिली थी. तो मतलब ये पूर्वजों की घड़ी थी सोने की जो जिम के पास थी, एक वो एक प्रीशियस चीज़ थी इनके पास, और दूसरी क्या थी, डेला के बाल, क्योंकि वो बहुत ही घने लंबे और बहुत ही सुनहरे रंग के चमकीले से बहुत सिल्की टाइप के बहुत अच्छे बाल थे उसके. तो ये दो प्रीशियस चीज़ें थी उनके पास. Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out of the window some day to dry just to appreciate her Majesty's jewels and gifts. और उस समय जिस समय ये लोग रेंट पे रहा करते थे, अगर वहाँ पे शेबा की जो रानी है, जो क्वीन है शेबा की, वो अगर रोड क्रॉस करके सामने वाले मकान में, अगर फ्लैट में अगर रह रही होती, तो डेला उनको दिखाने के लिए खिड़की के बाहर अपने बाल डालकर सुखाती, क्योंकि अपन जानते हैं जो क्वीन होते हैं, जो राजा रानी होते हैं, उनके पास हीरे जवाहरात बहुत होते हैं और इनफैक्ट बहुत ही कीमती गिफ्ट्स भी उनके पास होते हैं. तो उन्हें जलाने के लिए या उनको दिखाने के लिए वो, ताकि उसके बाल जो हैं वो उनके इन सभी चीज़ों से कम लगें. तो अगर ऐसा होता, अगर शेबा की जो क्वीन है वो सामने होती, तो उनको दिखा दिखा कर वो अपने बाल बाहर करके खिड़की से बाहर डालकर सुखाती. Had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him plugged at his beer from Anway. और अगर किंग सोलोमन उस मकान की अगर देखभाल कर रहे होते, जैनिटर होते,
विद ऑल हिज ट्रेजर पिल्ड अप इन द बेसमेंट। तो अपने जो भी ट्रेजर है, जो भी पैसा है, धन है और जो भी उनकी संपत्ति है, सारी चीज़ों की देखभाल करने के लिए या फिर बचा के रखने के लिए वो कहाँ पे रखते उसे? बेसमेंट में, तहखाने में रखते। जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज वॉच एवरी टाइम ही पास्ड जस्ट। और जब भी वो, अगर उसी घर में अगर वो और किंग सोलोमन होते तो फिर उन्हें दिखाने के लिए जिम क्या करता? जब भी वो वहाँ से पास आउट करता या फिर गुजरता तो ईच टाइम वो अपनी वॉच को दिखाने के लिए, जस्ट टू सी हिम प्लग एट हिज बियर्ड फ्रॉम एनवे, ताकि वो अपनी दाढ़ी से, अपनी मतलब उसकी दाढ़ी से जो जलन होती है वो बाहर निकलती हुई देख सके कि उसके पास भी गोल्ड वॉच है। तो ऐसा जिम करता। क्वीन के मामले में तो डेला का बताया है और किंग सोलोमन के मामले में जिम का बताया है कि अगर होते उनके सामने तो वो इस तरीके से रिएक्ट करते। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊँगी और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स भी करवाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।